वाइफ को जब डेथ हुई तो थोड़ा सा मैंने इसको कंसंट्रेट हुआ इसमें मैं इसको लिखा जाए। और काफी रचनाएं उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं को मतलब उन्हीं को भाव बना के उन पे लिखा गया है। वियोग या संयोग की रचनाएं हैं वो दोनों किताबों में। मनी की किरण और कहीं तो हंसी हो, तभी से मैंने ये दोनों बुक्स की जो भी मेरी इनकम होती है मैं आज भी भंडारा कर देता हूँ जाके, वहाँ पे लाइन लगा के 200 250 300 लोग जो भी पैसा जुटता है मैं खिला देता हूँ, या कोई छोटा मोटा और हेल्प कर देता हूँ। मतलब उसमें फिर डॉक्टरों से थोड़ा लाइसेंस करा देता हूँ, लोगों को गाड़ी से पहुंचवा देता हूँ, मतलब जो भी मेरे लायक है छोटा मोटा जो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा था बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन यस मैंने मेन फील्डिंग जो मेन पुलिसिंग होती है, जो फील्ड पुलिसिंग होती है, उससे थोड़ा सा मैंने अपने को डिवेट किया। मैं हेडक्वार्टर गया, अपने ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट की कि जो फील्ड पुलिसिंग है उसमें प्रेजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कभी भी रैंडम काम आ सकता है, रात में मर्डर हो गया, डकैती कुछ भी हो गया तो हमें तुरंत उठ के जाना पड़ेगा। ऑफिस जॉब ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा मतलब जैसे होता 6 बजे फ्री हो गए तो हम फ्री हो गए, कुछ चीजें पहले प्लान कर ली अपने हिसाब से, पहले वो मंगा के फाइल देख ली, उसको बनवा दिया कर दिया, तो बॉस से बता दिया भाई इस तरह की बात है, हम पहले कर दे रहे हैं, ये चीज हम बना के भेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉस लोगों ने भी मतलब कोऑपरेट किया, हमें हेल्प की, तो अपना काम भी करते रहे और साथ में थोड़ा समय यहाँ भी निकालते रहे इनके लिए भी। तो दोनों मिला करके दोनों के बीच में बैलेंस किया। बच्चे भी अकेले थे, उनको भी देखना था। गमों को चेहरे पर मलने के बाद आई है, ये चमक उम्र के ढलने के बाद ढलने के आई है। बाद कदम संभाल के रखने की ये जो खूह है मेरी, हजार बार फिसलने के बाद आई है। Hello everyone, this is Pallavi and you are watching Indian Masterminds. Today I am with IPS officer of 2008 batch, Mr. Jitendra Mani Tripathi, who is currently serving as Deputy Director, Delhi Police Academy. However, this is not his only introduction. This officer is fitness icon and has inspired thousands with his weight loss journey. He failed multiple times, but finally he was able to achieve his goal. Not only this, he is also a poet and author and published poem collections titled Kahin To Hasi Ho and Mani Ki Kiran in memory of his wife. He is also a philanthropist who never shy away from helping anyone in need. So in this conversation, we'll know about his journey in IPS and talk about his fitness regime and his poetry. So stay tuned with us and welcome Mr. Tripathi. Welcome, sir. थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू explain myself. Yeah. So, sir, I'll obviously ask about your fitness regime and everything, but usse pehle, I really wanted to know about your UPSC journey. I was reading an article and I got to know that you were just doing your graduation, and before that, you went to live with your uncle who was in PCS, and Yeah, maybe yeah. he inspired you for the UPSC. So, can you talk about it? Like, इन द अर्ली स्टेट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब फिफ्थ से लेके 8 तक उनके साथ रहा हूँ, कक्षा 5 से लेके 8 तक उनके साथ रहा हूँ okay, उसी दौरान। और वो वहाँ पे पीसीएस ऑफिसर थे यूपी में, तो उनके साथ रह के कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने की मतलब इच्छा जागृत हुई। और उसको लेकर के जब मैं इलाहाबाद आया तो मैं एक दो लाइनें सुनाता हूँ कि तुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। जब हमें रियल अपनी स्थिति का एहसास होता है, वही समय होता है जब हम कुछ कर गुजरने की का एक संकल्प लेते हैं। तो जब मेरे मेरे को भी एहसास हुआ कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो तो वही है कि हमारे पाँव के नीचे जमीन नहीं थी। उसकी तैयारी शुरू की, और दो छोटी घटनाएं बताता हूँ बार बार। एक हमारे पड़ोसी थे, जब मैं पहली बार प्री दिया मैंने तो मेरा नहीं हुआ, तो जी, उन्होंने बोला कि भाई मुझे बड़ा भाई मानते हो तो मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा सर आप कहें। उन्होंने कहा कि देखो तुम रिजल्ट देखने गए थे, मुझसे पूछ लिए होते बता देता तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने प्रयास तो किया नहीं था। तो अच्छा, रिजल्ट देखने तुम क्यों गए? उनके हिसाब से मैं फिट कैंडिडेट नहीं था कि मैं रिजल्ट देखूं। तो मतलब उनकी बात मुझे समझ में आई। कोई रीजन था उनके पास जो उन्होंने देख के बोल दिया तो कि आप नहीं हाँ, हो? रीजन ये कि मैं पढ़ा नहीं था। पहली बार जब पढ़ा था, ज्यादा पढ़ाई तो मैंने की नहीं थी, मैंने ऐसे मतलब अच्छा, कैजुअली दिया था, निसंदेह उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की थी। तो हम्म, उस बात को उन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं, आप कर्म वो है जो अपने सर्वोत्तम ढंग से उसको किया जाए, वही कर्म है। right, अगर 8 घंटे पढ़ सकते हैं, अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट कर्म। हाँ, मतलब अप टू द मैक्सिमम कैपेबिलिटी इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क, इट इज योर बेस्ट कर्म। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्म। right. So you have to तो give जब your हम best.
यस, तो उससे मुझे एक लाइट मिला और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने उसके बाद 6 एग्जाम दिए। 2 एमपी में, एमपी पीसीएस, 2 यूपी पीसीएस और 2 आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम। और 6 के 6 एग्जाम मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। और उसमें से तीनों जगह मैंने एक एक सिलेक्शन ले लिया। एमपी में भी मेरी 35वीं रैंक लगी थी, एमपी पीसीएस में। यूपी में मार्केटिंग में हुआ था मेरा। और यहाँ मेरा एसीपी, मतलब डेनिश के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी मैं आईपीएस के रूप में प्रमोट होकर यहाँ दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहा हूँ। हाँ सर। और इस दौरान जैसे एक, वैसे हम लोग और भी बातें करेंगे आपके करियर के बारे में, बट जैसे उन्होंने बोला तो उसके बाद आपने तैयारी, ऑब्वियसली आपने टाइम ज्यादा बढ़ाया जी। होगा और भी चीजें कुछ इनकॉर्पोरेट की होगी, तो क्या मेजर, क्या चेंज आपने उनके इस कमेंट के बाद लाया जिसकी वजह से आप सारे एग्जाम, क्योंकि मुश्किल है इकट्ठे आप अच्छा, कि वही मेजर चेंज यही है कि आप जितना कर सकते हो। उन्होंने साफ कहा कि तुम पढ़ते पढ़ते मरे नहीं हो, तुम पढ़ते पढ़ते बीमार नहीं हुए हो, तुम पढ़ते पढ़ते बेहोश नहीं हुए हो, तो तुम क्या कह रहे हो कि तुमने बड़ा अच्छा किया। मैंने, अच्छा। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या तो तुम इस हालत में पहुंच जाओ कि भाई अब इससे अधिक मैं नहीं पढ़ सकता, हो या ना हो, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। परिणाम में हमारा कोई हाथ नहीं है। कंट्रोल नहीं है, हमारा राइट। हाथ है कर्म करने में। और कर्म की परिभाषा वही उन्होंने बताई कि उससे अधिक आप ना कर पाए, कोई कर्म है। अपने आप और को ये फार्मूला सैटिस्फाइड करना है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, हो गया। हर जगह लागू होता है, जीवन के हर क्षण में जिसको जो करना है, अगर वो अपने चरम स्थिति में नहीं कर रहा है तो वो फिर उसको परिणाम नहीं मिलेगा। राइट। यूपीएससी, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सुल्तान फिल्म है। सुल्तान फिल्म, यूपीएससी, सुल्तान की जो फाइट है लास्ट में, जो उसका हीरो है, वही है यूपीएससी। मतलब ये है कि इसमें हर फील्ड के जो बेस्ट लोग हैं वो फाइट करने आ रहे हैं। चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आपका जो भी अच्छे आप एग्जाम मानते हैं, ह्यूमैनिटीज आईएमएस है, की। वॉट हाँ। एवर, एमबीए, एमसीए, आईएम, जो भी आईएम मानते हैं, आपको सब लोग एक साथ इस एग्जाम में आ रहे हैं। और यही इसकी टफनेस है। असल में इस एग्जाम की टफनेस यही है कि हर फील्ड का बेस्ट ब्रेन आपके साथ फाइट कर रहा है। लाइक सुल्तान फिल्म, कि भाई बॉक्सर भी है उसमें, कराटेबाज भी है उसमें, मार्शल आर्ट भी है। तो ये नहीं कुश्ती हो रही है, जैसे कि मेडिकल एग्जाम हो रहा है। अब जो लड़का बायो लिया वही देगा। अगर किसी ने मैथ लिया है, वो लाख तेज हो, लेकिन वो नहीं दे सकता। या अगर कुछ आईटी देना है, अगर वो बहुत तेज है लेकिन उसने बायो ले रखा है, तो आईटी दे ही नहीं सकता वो। यूपीएससी कोई बैरियर नहीं लगाता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। सो प्लीज कम, आप जिस फील्ड के भी हो, आपका स्वागत है। लाइक सुल्तान, कि आप किस फील्ड में, आप बॉक्सर हैं, आप दंगलबाज हैं, आप मुक्केबाज हैं, आप कुश्तीबाज हैं, आप जो भी हैं, आपका हाँ, स्वागत है। जो फाइनली जीतेगा वो जीते। बिल्कुल। तो इफ जहां यू लड़ाई इस तरह की हो, एक हाँ। ही चीज है, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, अंग्रेजी का परसेवरेंस बोलते हैं, हम्म, परसिस्टेंस, परसेवरेंस। एक चीज को हम इतनी बार करें, लगातार करें, बिना रुके करें, बिना हिम्मत हारे करें, और अपनी लेवल तक जाके करें। मैं फिर कह रहा हूँ, लेवल। हम्म, तो जब हम तभी। पढ़ाई में, जैसे 8 घंटे का मैंने टारगेट लिया, तो 8 घंटे, अब फिर कहते हैं कि 8 घंटे 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल। मैं आज भी कहता हूँ, कोई लड़का अगर 8 घंटे पढ़ने को तैयार हो जाए और हम्म, 1 साल पढ़े, तो ही इज द रियल फाइटर। वो हो ना हो बात अलग है, लेकिन जब हम्म, वो बोलेगा तो लोग सुनेंगे, हाँ कोई बोल रहा है, किसी ने पढ़ा है। बिल्कुल। होली है, दिवाली है, शादी है, बहन की शादी है, बीमार पड़ गया, तबीयत खराब, ऑल बहाना एक तरफ। हम्म, 8 आवर्स इंटू 365। ये करना इस है। फॉर्मूला को अगर आप 1 साल करते हैं, तो यू आर अ वेरी सीरियस कैंडिडेट फॉर यूपीएससी। बिल्कुल। ठीक है। तो और सर, जब क्लियर हुआ और उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ आईपीएस में, तो वो कैसी फीलिंग थी कि निसंदेह थोड़े से उसमें सीटें कम थी। मैं बताऊं आपसे, 242 रैंक पे मैं डेनिश बना था। और अभी पिछली बार मैं अभी गया था एनपीए, तो हम्म, वहां करीब 500 रैंक तक जनरल में आईपीएस मिला हुआ है। सीटें ज्यादा हैं, 1000 सीटें हैं। जब हम्म, मैं दिया था तो 242 पे डेनिश मिला। अभी हम्म, 500 तक आईपीएस मिला डायरेक्ट। बिल्कुल। सीटें हाँ। कम थी, चांस हम्म, की बात है। बट निसंदेह अच्छा लगा कि जहां शायद 2001 में या 2 में आ गए होते, हम्म, आज मुझसे 200 रैंक नीचे के लोग आईपीएस की डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कई बार कष्ट भी होता है, सीटें कम थी। हम्म, लेकिन कोई नहीं, जो ऊपर से मिला है, जो कुछ मिला, कहते हैं ना, बड़ी अच्छा एक शेर है कि जो कुछ दिया खुदा ने वो रखो संभाल के, हम्म, सिक्कों की तरह गम को उछाला नहीं करते। तो राइट। जो मिला है, हम्म, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगातार प्रयास करें। हम्म, जब तक नहीं बदलती हैं, जो आपके हाथ में है उसी को सर्वोत्तम मान के उसको एंजॉय करें। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाइफ। राइट। और सर, डीएनआईपीएस में थे आप, तो आपकी पोस्टिंग शायद अंडमान निकोबार में थी काफी वो दिनों हमारे तक। कैडर का पार्ट है।
तो हाँ। हम वहाँ सुनामी के दौरान वहाँ पोस्टेड था मैं। सर इसी और से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न भी था आपके लिए कि जी सुनामी के दौरान आप वहां थे। सुनामी या किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी एक जी बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस इस टाइप का होता है कि आपको बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती है, लोगों के बारे में भी आप जानते हैं, फिर आप अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो वो जो सिचुएशन था उससे आपने एक तो क्या सीखा, और आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आए आफ्टर दैट डिजास्टर यू बिल्कुल। ये डिजास्टर ने एक चीज सिखाई कि जीवन को क्षणों में जिया जाए, लंबी प्लानिंग का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि असल में हम अगला दिन हमारा नहीं है। हम्म। हम प्लानिंग करते रिटायर होंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगला दिन ही हमारे पास नहीं। सो क्षणवाद एक थियरी है, दर्शन में एक क्षणवाद है। इस क्षण को हम जीवन सा जी लें, जीवन को क्षण सा जीने के बजाय क्षण को जीवन सा जी लें। अगर हम्म। हम ये करते हैं, आज हम एंजॉय करें, एंटरटेन करें, जो भी है, आज हमें जो मिला है। अगर हमारे पास एक मारुति की गाड़ी है, हम सोच रहे हैं यार हमारे पास तो यार मर्सिडीज नहीं है, तो आप जी नहीं पाएंगे। सो बिल्कुल। एंजॉय दैट मारुति व्हीकल, ट्राई फॉर जो बड़ी बुगाटी है या जो भी आपका मर्सिडीज है, ट्राई करें, लेकिन हम्म। उस पर्टिकुलर टाइम को आप जिए। तो सबसे बड़ी चीज ये मिली कि जीवन को क्षणों में जिया जाए और उसको मैक्सिमम उसमें करके जिया जाए। तो एक ये चीज है। दूसरे राहत के लिए जब गया, लोगों को देखा, मतलब बड़े बड़े रिच लोग लाइन लगा के, जैसे दिसंबर का टाइम था, केक ऊपर से गिराया गया था, हेलीकॉप्टर से मैं बांट रहा था, तो लगा कि परिस्थितियां हैं कि एक आदमी अरबपति था, करोड़पति था, अचानक वो लाइन में लगा हुआ पाव की रोटी मांग रहा है। हम्म। तो दिस इज व्हाट द लाइफ, कि आप सोचिए एक दिन पहले यू आर द पर्सन ऑफ 50 करोड़, और आज आप लाइन में खड़े हैं कि मुझे पाव मिला तो मैं खाऊंगा। तो दिस इज व्हाट द लाइफ। इज। सो इस चीज को और फिर ईगो, अनावश्यक ईगो नहीं करना चाहिए। वही इससे देख के लगा हम्म। कि आप कुछ नहीं है, और डाउन टू अर्थ होने में ज्यादा फायदा है। मेरी लाइफ में 20 साल में कोई आदमी आप ला के नहीं खड़ा कर सकते जो कह देगा मेरे साथ इन्होंने एरोगेंस व्यवहार किया। यही एक अचीवमेंट मैं अपनी लाइफ में मानता हूँ। हम्म। कि और मेरा एक फार्मूला मैं यही कहता हूँ कि जो झुक के आपसे मिला होगा हम्म। उसका कद आपसे बड़ा होगा। झुकने से आपका कद छोटा नहीं होता है, बड़े होते हैं, बशर्ते आपके अंदर गरिमा हो और सही ढंग से उसको आप जिए। तो ठीक है। जिंदगी कुछ फलसफे बनाए हैं, जैसे कि वो है ना, जो मिला मुझसे हो गया मेरा, हम्म। सबको ऐसा हुनर नहीं आता। हम्म। तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि लोग आपसे मिल के जाएं तो कहेंगे नहीं ठीक है, एक इंसान से मिल के आ रहे हैं। ये सर सही। फिर एक शेर है, फिर शेर आते रहते हैं ना कि वो आदमी बनने का दावा कर नहीं पाया, मगर हाँ। आदमी ने खुद खुदा होने का दावा कर दिया। कर दिया। खुदा बनने नहीं है, आदमी बनिए। आदमी ही नहीं बन पाए हम लोग। वी बिल्कुल आर वो। ऑन द वे ऑफ ह्यूमैनिटी, सो वी हैव टू बी ह्यूमन। बिल्कुल। वही उसी वही कोशिश होनी चाहिए, वही हम लोग एज ए इंसान हम लोग गलती कर देते हैं ना, वी थिंक वी आर एवरीथिंग बट वी आर नथिंग एक्चुअली। और बिना हिले, बिना इसके, मैं फिर कह रहा हूँ ये टारगेट बनाएं। अगर 10,000 कदम चलना है तो वो 1 साल गुणे 10,000 कदम होना चाहिए। ये 10 दिन का, 20 दिन का नहीं चलेगा। हाँ जी। 1 साल आप करें, हम्म। रिजल्ट आपके हाथ में होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, फिटनेस के बाद थोड़ा आपकी पोएट्री पे बात कर लेते हैं। आई थिंक जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब आप गए थे आप अपने जी। मास्टर्स के लिए, तब आपका लिटरेचर से, अगर उससे पहले हुआ हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा, तो लेकिन नहीं, लिटरेचर मेरा तब नहीं था। मैं तो पब्लिक एड हिंदी, मतलब हिंदी खैर मैंने सब्जेक्ट रखा है, लेकिन पॉलिटिकल मैंने साइंस से आपका मास्टर्स था, लेकिन आपको शायद मौका मिला वहां ज्यादा पढ़ने का यस, लेने। लेकिन साहित्य इलाहाबाद में रचा बसा है, तो हम भी थोड़ा सा उससे प्रभावित हुए हम्म। और कुछ लिखना शुरू किया। तो तो लेकिन दोनों कविताएं मेरी अभी, जो मेरी बुक्स निकली हैं, वो वाइफ की डेथ के बाद ही मैंने उसको कंपाइल किया। हम्म। और वो अब जो है, एक सर दो उस पे हजार भी, अठारह में निकली और एक हाँ उस दो पे भी हजार बात बाईस में। करेंगे हम लोग। बस ये कि जैसे कोई जब हम लिटरेचर से, बहुत ज्यादा लोग तो अब पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी कविताएं होती हैं या किताबें होती हैं, कुछ कवि या राइटर्स होते हैं जो आप पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कोई आपकी लाइफ में भी ऐसा बिल्कुल। तो। निराला निराला एक बहुत ही, मतलब कहते हैं एग्रेसिव लेखक थे, उनके राइटिंग में बहुत ऊर्जा थी। हम्म। और मैं ये कहूंगा कि जिसको भी कुछ करना है, उसे निराला की शक्ति पूजा में एक कविता बोलता हूँ, उसे पढ़ें और समझें। पढ़ना ही नहीं, समझना भी है, क्योंकि बड़ी कठिन कविता है। आधुनिक हिंदी कविता में बड़ी क्लिष्ट रचना मानी जाती है। हम्म। काफी टफ लिखा है उन्होंने, लेकिन उसका जो संदेश है बड़ा साफ है। संदेश यही है कि जब डिटरमिन उसमें राम का लेकर के बनाया गया है, हम्म। कि राम ने एक शक्ति पूजा शुरू की, तो सरस्वती दुर्गा देवी खुद आकर के एक कमल चुरा ले गई। 108 कमल रख के पूजा कर रहे थे।
कमल चुरा ले गए कि देखें करता क्या है, इसकी पूजा तो पूरी नहीं होगी। तो उसमें आया है कि उन्होंने याद किया कि मेरी माता मुझे राजीव नयन कहती थी, मेरी आंखें कमल के समान है, क्यों ना मैं अपनी आंख निकाल के दुर्गा जी को चढ़ा दूं और इस यज्ञ को पूरा करूं। तो दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन यू हैव। अगर आप इस लेवल का डिटर्मिनेशन रखते हैं तो फिर वही है कि जय होगी पुरुषोत्तम नवीन के महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तब वो देवी ने आकर उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, कहा कि नहीं राम, आंख निकालने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ट्रायल था और मैं आपके साथ हूँ, अब आपकी विजय होगी। तो उस सठ पूजा का जो संदेश है वो यही है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी रह रहे उठता जगजीवन में रावण जय है। उसमें बड़ी अच्छी सी लाइनें हैं कि बार बार राम को डर लगता था रावण से कैसे जीतेंगे, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी लाइन है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। बड़ी अच्छी एक लाइन है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, वो दैनता नहीं जानता। कितनी परिस्थितियां खराब हैं, न तो वो थका है, न वो दैन्य है, और न वो किसी से आगे झुकने वाला है। तो वही राम का जो मन है, उसी मन ने उनको वहां तक पहुंचा है। इसी तरह से अगर हम दैन्यता और थकान और संशय इन सबसे दूर होकर के, बड़ी अच्छी रचना है, आप भी पढ़िएगा, मैं तारीफ करता हूँ, मतलब वास्तव में तो भक्त हूँ उनका। और लेकिन बहुत मोटिवेशन के लिए इससे बढ़िया रचना मैंने नहीं पढ़ी। मैं इतना सूर्यकांत कहूँ त्रिपाठी निराला जी, की एक बार राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा आई और थिंक मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ना ही नहीं, समझना है उसकी व्याख्या। जब तक उसका अर्थ पूरा नहीं समझेंगे आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो सर आपने पहली कविता कौन सी लिखी, कॉलेज के दिनों में ही लिखी या मतलब आपकी वाइफ? पहली तो बहुत सारी लिखी है छोटी मोटी, लेकिन ये है कि वाइफ को जब डेथ हुई तो थोड़ा सा मैंने इसको कंसंट्रेट हुआ इसमें मैं इसको लिखा जाए। और काफी रचनाएं उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं को मतलब उन्हीं को भाव बना के उन पे लिखा गया है। बिल्कुल। वियोग या संयोग की रचनाएं हैं वो दोनों किताबों में। मनी की किरण और कहीं तो हंसी हो। हाँ वो सर कहीं तो हंसी होगी के बारे में आपने बताया था कि आप हॉस्पिटल जाते थे, वहां लोगों को जी, देखते थे, तो उनसे इंस्पायर होके बहुत सारी कविताएं। मैं बता रहा कि एक बंदा आता था, वो बच्चों का कीमोथेरेपी होता था, रेडियोथेरेपी होता था। तो बच्चे हिल जाते थे तो उनको बेहोश करके रेडियोथेरेपी देते हैं। तो बाहर गेट पे खड़ा रहता था वो टॉफी का एक पैकेट लेकर के, और बच्चे आया अपना दो तीन टॉफी निकाल ली उसने ऐसे तो खोल खड़ा रहता था। मैंने कहा ये क्या है ये? उसने कहा सर हम कोशिश करते हैं कि हमारे माध्यम से, ठीक है हमारा बच्चा था, उसका उसके साथ कोई गलत हो गया, तो मैं छोटी छोटी कोशिशें करता रहता हूँ। तभी से मैंने ये दोनों बुक्स की जो भी मेरी इनकम होती है, मैं आज भी भंडारा कर देता हूँ जाके, वहाँ पे लाइन लगा के 200 250 300 लोग जो भी पैसा जुटता है मैं खिला देता हूँ, या कोई छोटा मोटा और हेल्प कर देता हूँ। मतलब उसमें फिर डॉक्टरों से थोड़ा लाइसेंस करा देता हूँ, लोगों को गाड़ी से पहुंचवा देता हूँ, मतलब जो भी मेरे लायक है छोटा मोटा जो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा था बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन यस एक छोटा एफर्ट करता हूँ। किसी की रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर को दिखा दिया, तो क्या स्टेटस है, थोड़ा राय दिला दी कि भाई इसको इस तरह से डील किया जाए, या यहाँ पे आ जाओ, या वहीं किसी डॉक्टर से इस पे करा लो। तो एक ये है कि हमने उससे ये सीखा कि खुशियों के लिए बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, खुशियों को भी पार्ट में दिया जाए। और छोटी छोटी खुशी हम भंडारा 1,000 लोग खिलाएंगे, इससे अच्छा है तो हम एक आदमी खुशी खिला दो। कुछ लोग बैठा है उसको एक आदमी को खाना दे दो, एक आदमी को तो दिया ना, पहले उसकी हाँ एक खुशी छोटी मिली। चीजों से शुरुआत, हमेशा बड़ा करने की सोचने की वजह से लोग छोटी चीजें नहीं कर पाते। और वही आपको आगे पे करेगा। तो सर ये भी आई थिंक मैम को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो उससे डील कैसे किया आपने? आप एक मतलब एक तो आपकी जॉब काफी डिमांडिंग जॉब है, फिर ये एक बहुत मतलब मुझे लगता है लाइफ में एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही है, ट्रेजेडी है। क्योंकि देखिए तो कहीं ना एक तो मैंने मेन फील्डिंग जो मेन पुलिसिंग होती है, जो फील्ड पुलिसिंग होती है, उससे थोड़ा सा मैंने अपने को डिवेट किया। मैं हेडक्वार्टर गया, अपने ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट की कि जो फील्ड पुलिसिंग है उसमें प्रेजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कभी भी रैंडम काम आ सकता है, रात में मर्डर हो गया, डकैती कुछ भी हो गया तो हमें तुरंत उठ के जाना पड़ेगा। ऑफिस जॉब ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा मतलब जैसे होता 6 बजे फ्री हो गए तो हम फ्री हो गए। कुछ चीजें पहले प्लान कर ली अपने हिसाब से, पहले वो मंगा के फाइल देख ली, उसको बनवा दिया कर दिया, तो बॉस से बता दिया भाई इस तरह की बात है, हम पहले कर दे रहे हैं, ये चीज हम बना के भेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉस लोगों ने भी मतलब कोऑपरेट किया, हमें हेल्प की, तो अपना काम भी करते रहे और साथ में थोड़ा समय यहाँ भी निकालते रहे इनके लिए भी। तो दोनों मिला करके दोनों के बीच में बैलेंस किया। बच्चे भी अकेले थे, उनको भी देखना था, तो व्हाट्सएप से कुछ बात करके कुछ मोटिवेट करके उनको इस तरह से ग्रुप बना रखा है, उनसे बात करते रहते हैं व्हाट्सएप से। तो इस तरह से तीनों फ्रंट पे फाइट करना था।
तो पिछले 9 साल से मैं फील्ड पुलिसिंग में नहीं गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जहाँ पे शनिवार रविवार को जैसे ऑफ रहता है, जो फील्ड के अलावा जो ड्यूटीज होती हैं उसमें, क्राइम में तो ये है कि कभी भी मर्डर हो गया, कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कभी भी जाम आ गया, तो आपको जाना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि शनिवार को ऑफिस बंद है या संडे को बंद है, तो थोड़ा समय मिल जाता था। तो बच्चों ये बहुत लोगों से हाँ रिक्वेस्ट करके हमने थोड़ा सा कि भाई मेन पुलिसिंग फील्ड से हटा के मुझे थोड़ा सा ऑफिस जॉब या जो थोड़ा सा कम समय में हम अपना काम कर पाए, तो वो तो रिक्वेस्ट करके वहाँ पे पोस्टिंग कराई। अब जैसे आप भी उनसे, एक तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ थी तो आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, आपने बताया था कि मैरिज तो आपकी अरेंज थी बट जी जल्दी ही आप लोगों में मतलब काफी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और जो होता है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो काफी प्रगाढ़ बन गया, वो आपके बच्चों से भी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी। जी और अब वो जब नहीं है तो मैं उनके बारे में से ज्यादा ये जानना चाहती हूँ कि पिछली बार आपने मुझे बोला था कि यू आर ट्राइंग टू बी a best father for your children, you या don't know या how much you have achieved। या अभी क्या मतलब कैसे, अभी तो आपने बताया एक ऑफ मतलब आप अपने जॉब में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश वही कर कह रहे रहे हैं कि अब देखिए जैसे बच्चों को मैंने इस लेवल तक पहुंचाया। मेरा बेटा है, मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। अभी मैं एमपी से ट्रेनिंग करके आया, तो मैं मतलब मुझे टहलने जाना था मॉर्निंग में, तो बेटे ने रात में 2 बजे एक मैसेज लिखा। हैं। इंडिया का मंडे को एग्जाम था, मतलब होता है 11th का एग्जाम शुरू हुआ, तो वो लिख रहा है कि पापा, मतलब अदिति का कल एग्जाम है, तो आप उसको दही खिला के तब टहलने जाइएगा। दही और चीनी। आई एम पुटिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल। हाँ मतलब राइट। दिस इज व्हाट की आज मैंने नर्सरिंग इस लेवल की है। जो भी है बच्चों, मतलब मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ने खुद मुझे बताया ये चीज। हाँ तो आई रियली स्माइल्ड ऑन, मतलब मुझे हंसी उठा उठा मुझे हंसी आई सुबह। मैंने कहा यार देखो, बच्चा इस लेवल तक सोच रहा है। बिल्कुल। हाँ तो आई रियली आई एम वेरी प्राउड टू बी हैव माय चिल्ड्रंस। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से संघर्ष किया और इस पे मतलब अपने आप को आउटकम किया, और आज वो इस लेवल तक सोचते हैं। मतलब मैं अब फिर बता, छोटा उदाहरण देता हूँ। मुझे वहां से जैसे फ्लाइट पकड़नी थी, तो उसने मैसेज लिखा कि पापा थोड़ा सा दही चीनी या कहीं से मिठाई हो तो खा के निकलिए। मतलब दिस इज द वे। मतलब आप थिंक अबाउट कि हमने अब पेड़ लगा दिया, उसका फल मिल रहा है, तो हम्म। यू फील सो प्राउड कि बच्चा इस लेवल तक आ गया है। 18 हो गया, नाउ ही इज 18 मतलब आप और बच्चे दोनों, आप मतलब दोनों एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और एक हम दूसरे ग्रुप बना रखा है हम तीनों का, तो जो भी किसी कुछ बात याद आती है उसमें डाल देता है, तो वो दोनों देख लेते हैं भाई ये चीज है किसी का जो है। मैंने बिल्कुल। कहा भाई यू आर, इट इज अ प्लेटफॉर्म, यू आर फ्री टू राइट। अगर आपको लगता है कि दूसरे को नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताना, तो यू यू कैन राइट सिंगली। हम्म। और बच्चों को मैंने, एक होता नर्सरिंग, मैंने जैसे मेरा एक बेटा है, तो उसको मैं हर हफ्ते कहता था बेटा कि 10 दिन हुआ कि बेटा तू 500 रुपये ले जा और बिटिया के पसंद की कुछ चीज ले आना। हम्म। ऐसे ही मैं बिटिया को देता पैसे कि बेटा तू ऐसा कर, भैया के पसंद की चीज ले आ। हम्म। तो उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग है। आज वो एक दूसरे का केयर करते हैं, मतलब आई रियली फील वेरी हैप्पी कि हम्म। एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और धीरे धीरे उनके अंदर एक बॉन्डिंग डेवलप हुई। हम्म। इस ग्रुप के थ्रू हमने अच्छी, कहीं कोई अच्छा कोटेशन मिल गया, कहीं कोई बढ़िया वीडियो मिल गया, मैं हम्म। ग्रुप में डाल देता हूँ, बच्चा आप देखेगा। धीरे धीरे नर्सरिंग, एक नर्सरिंग अप्रोच। हम्म। समय तो नहीं, मिलता नहीं है आप हमेशा उनको, बैठे। आई थिंक पिछली बार एम से आप वहीं कहीं पे आपने भंडारा किया था, उसमें भी आप अपने बच्चों को लेकर गए थे। अभी किया, अभी 2 बार हमने किया। अभी तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अभी था हैदराबाद, तो हम्म। बच्चे ने बताया कि पापा हमने 250 लोगों का खाना अरेंज करके खिलवा दिया है। हम्म। और उसने वीडियो फोटो भेज दिया। मतलब ये बात होगी अ, हम्म, हम्म, ये 24 जनवरी की। अच्छा इस 24 जनवरी अभी। को डेथ हुई थी, मैं वहां पे था। मैं तो करीब 6 जनवरी से लेके और 16 फरवरी तक मैं हैदराबाद में था और अहमदाबाद में था। हम्म। हम्म। तो 16 को डेथ, 24 को डेथ हुई थी जनवरी में, तो इन्होंने अपना प्लान करके भंडारा करवा दिया हम्म। और एम्स पे जाके 250-300 लोगों को खाना खिला दिया। हाँ तो वो तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो बच्चे वैसे समय से पहले मच्योर हो जाते हैं। अगर अगर हम फाइट करने को तैयार हैं, देखिए एक तो होता है कि हम गिव अप कर देते हैं, ठीक है। अगर हम फाइट करने को तैयार हैं, यस। और हम्म। कई बार हम ज्यादा पावरफुल होकर उभरते हैं, बिल्कुल। क्योंकि तो परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि वाइफ की डेथ हुई, निसंदेह बुरी बात, बहुत मेरे लिए सेटबैक है। हम्म। लेकिन अब देखिए, शायद अगर आज वो होती है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता। मुझे ये कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ी, सिर्फ वो नहीं है इसलिए। हम्म। वो थी तो लगता था कि ठीक है यार, हम तो खा पी रहे हैं, कोई नहीं, ये लंबा जिए। मतलब मैं मानता था कि मुझसे अधिक जिएंगे, ये तो मैं मानता ही था। मैं हम्म। थोड़ा सा अनहेल्दी हूँ, खाता पीता हूँ, तो मतलब आई डोंट नो कितना जीऊंगा, लेकिन मुझसे अधिक जाएंगे। हम्म। उनके जाने के बाद लगा नहीं यार, ये मुझे ही जीना है, और मैं आई एम सिंगली
रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ड्यूटी। सो मेरा पावर डबल हो गया कुछ करने का, कुछ डिसाइड करने का। उतना आत्मबल शायद तब नहीं कर पाता मैं। तो हर आगे चीज कहते हैं कि अगर हम बुराई में भी, तो इसी कहते हैं कि मतलब अगर आप अपनी कहते हैं ना कमजोरी को अपनी पावर बना लें, तो बिल्कुल यू आर सो डेंजरस, यू आर सो डेडली, यू आर आउटस्टैंडिंग देन। सर, अभी इंडिविजुअल लेवल पे तो आप मतलब अपने लिए भी आपने हेल्थ पे अपने वर्क किया है, या आप थोड़ा जो भी चीजें अभी आपके हाथ में है वो कर पा रहे हैं, लोगों की भी मदद कर रहे हैं। मैं बस आखिर में ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर अभी भी बहुत बड़ा इशू है और लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। आपका परिवार इससे जूझा है, तो उसके लिए कोई प्लान है आपका कि इसको अवेयरनेस के लिए कुछ देखिए बिल्कुल, मैं ये सब भी करता रहता हूँ, छोटा मोटा जब सेमिनार वगैरह होता जाता हूँ और लोगों को गाइड भी करता हूँ। जैसे बच्चों को थोड़ा सा, अगर हम 12-13 साल में कोई टीका लगता है लगवा दें, या जो एनुअल चेकअप वगैरह होता है करवाते रहें। कोई नोट वगैरह डेवलप हो रही है तो पहले से करा लें, मतलब अगर दिखता है, मतलब कई बार आदमी लिबरल लेता है कि ठीक है यार कुछ होगा, मतलब चीजों को लाइटली न लें। एक बार मेजर चेक हो जाए कि बड़ी चीज नहीं है, फिर लाइटली लेना ठीक है। जैसे गाड़ी में आवाज आ रही है ना, कुछ, अरे गाड़ी में कुछ होता है, वो उसमें कुछ फंस गया हो, और गाड़ी पता चला कि कुछ मेजर खराबी आ गई, आपने ध्यान नहीं दिया, वो पता चला कि वो फिर एक्सीडेंट हो गया। तो उस आवाज पे ही गाड़ी रोक के देख लें है क्या। अगर वास्तव में पत्थर फंसा ठीक है, लेकिन आपने कैजुअली ले लिया पत्थर फंसा, फंसा कुछ और था। तो ये जो चीज है ना, ये अप्रोच जो है, कैजुअल अप्रोच को बदलना होगा लोगों को। अगर कुछ साइन आ रहे हैं कहीं भी इस तरह के, तो उसको प्राइमा फेसाई हम तुरंत आगे जाके चेक कराएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं, और सीरियसली उससे फाइट करें। अगर स्टेजेस उसकी पहले होती हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेज तक काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बट अगर थर्ड एंड फोर्थ में घुस जाते हैं तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, और वहां से क्योर होके लंबा टाइम तक लॉन्गेटिविटी नहीं मिलती। फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल में फिर आदमी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाता है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि लोग अवेयर रहें, अपने लोगों का ध्यान रखें, और जरा भी शंका हो तो शंका का भी निवारण पहले कर लें, लाइटली बाद में लें। लोग लाइटली पहले लेते हैं, निवारण बाद में करते हैं, और वहीं पे फिर आदमी दिक्कत में आता है। ऑन दैट नोट हमारी बातचीत को हम खत्म करेंगे। वैसे तो काफी अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करना, और मुझे उम्मीद है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और इसी तरह इंस्पिरेशन लोगों को सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, फिटनेस, हेल्थ और लोगों की सेवा करने के लिए भी इसी तरह इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।